बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So now we will start the second part of cell injury, जिसके अंदर हमने फ्री रेडिकल्स देखने कि उनसे इंजरी कैसे होती है और वो क्या करते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या आते हैं. सेकंड थिंग वी विल सी नेक्रोसिस, उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन सी कंडीशंस में होती हैं. फिर हम गैंग्रीन्स पे भी बात करेंगे आज. चौथी चीज आज हम एपोप्टोसिस को भी देख लेंगे. और पांचवी चीज आज हम इस लेक्चर में सेलुलर एजिंग कैसे होती है उसके मैकेनिज्म्स को भी देख लेंगे. तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा आज. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सर एक बात बताएं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में आपने बताया था कि डैमेज साइड पे कैल्शियम जो है ना जी जी जाती है. जी जी तो सर कैल्शियम मतलब कि उसमें फॉस्फेट आपने लिखवाया था, तो मतलब ये फॉस्फेट की वजह से भी होता है? नहीं नहीं नीलम, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी. ये मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, डोंट वरी. हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं होता ना इसमें? नहीं, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता. मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट एकमुलेट हो जाता है डैमेज साइट पे. इसका ब्लड कैल्शियम लेवल से कोई ताल्लुक नहीं होता. इसका ब्लड कैल्शियम लेवल से कोई ताल्लुक नहीं. ये बात थी. कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है. हाँ, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपर कैल्सीमिया होता है जिसकी वजह से सारे इश्यूज आते हैं. ठीक तो है, सर फॉस्फेट क्यों लिखवाया था वर्ड आपने? मैंने नहीं लिखवाया गालन. मैंने कहा था कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद अच्छा होता अच्छा, है. वो यूं बोला होगा, मैंने अलग से फॉस्फेट नहीं बोला. चलें, सेल इंजरी में सबसे पहला फ्री रेडिकल्स. कौन मुझे बताएगा व्हाट इज अ फ्री रेडिकल? एनी वन ऑफ यू, डू यू हैव एनी आइडिया कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? शाबाश. एनी वन ऑफ यू, कैन यू टेल मी? कोई गलत शलत? सर फ्री जो इसके रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के. Okay, children, by definition, free radical, it is a highly reactive substance. It is a highly reactive substance, the species having a free electron in its outer shell. Free unpaired electron. Free unpaired electron. देखो वो डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा. जैसे आप पढ़ते थे ना, PSDF एटम्स के गिर्द इलेक्ट्रॉन चेंज होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे रिंग्स में. A free electron in the outer shell की बेस पे एटम जैसा डोनेट करता था ना, outer shell. It is a highly reactive substance having a free electron in the outer shell, and it can donate this electron to various substances. Can be organic, can be inorganic, to other substances. And in short, जब ये दूसरे substances को अपना free electron दे देगा तो वो इन शॉर्ट करके एक बात करूं, वो डैमेज हो जाएंगे. वो डैमेज हो जाएंगे. अब वो डैमेज कैसे होंगे? वो हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डिरेंजमेंट आ जाए, हो सकता है सेल मेम्ब्रेन्स एबनॉर्मल हो जाए, हो सकता है ऑटो कैटालिसिस स्टार्ट हो जाए. तो ये बेसिकली इन द शॉर्टर टर्म हम कह सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, अपने पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, एंड इट डोनेट्स दैट फ्री इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस, मेकिंग दैट सब्सटेंस यूजलेस, डैमेज्ड और प्रॉब्लमैटिक. समझ आ गई बात? ओके, नाउ सोर्सेस. हमारी बॉडी में सोर्सेस क्या है फ्री रेडिकल्स की? एक चीज याद रखिएगा, टू किल अ सेल फ्री रेडिकल इज अ वेरी गुड थिंग. किसी भी सेल को किल करने के लिए फ्री रेडिकल्स यूज हो सकते हैं. एंड रिमेंबर माय वर्ड्स कि फ्री रेडिकल्स के थ्रू रेडिएशंस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स हमें भी डैमेज कर सकते हैं और हम उन फ्री रेडिकल्स के थ्रू उनको भी किल कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक बुलेट और अ गन हैविंग अ बुलेट. अगर मेरे हाथ में है तो मैं किसी और को मार दूं, अपने दुश्मन को. अगर मेरे दुश्मन के हाथ में तो उससे मुझे मार देगा. तो ये फ्री रेडिकल्स किसी के सगे नहीं होते. दे कैन बी यूज्ड इंटरकन्वर्टेडली. समझ आ गई बात? तो इसकी सोर्सेस, सबसे पहले जो मेजर सोर्स है वो ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स हैं. ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, कभी आप लोगों ने नाम सुना है? जी शाबाश. कोई नाम पता है आपको? अब ये मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स में OH नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए जगह छोड़ते हैं. O2 नेगेटिव या O2 नेसेंट है, OH नेगेटिव है या इवन O नेगेटिव भी है. सुपर ऑक्साइड होता हाँ है. जी, सुपर ऑक्साइड्स. सुपर ऑक्साइड्स O2 नेगेटिव होता है,
ये देखें, हम इसको मैं थोड़ा सा लिखने के लिए मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ पे हम ऊपर ए डाल देते हैं इसके नेगेटिव, OH नेगेटिव हो सकता है, O2 नेगेटिव हो सकता है, नीचे 2 लिखते हैं ये समझाने के लिए। अच्छा, OH नेगेटिव 2 दफा लिखा गया, OH डॉट भी डाल सकते हैं, एक इस तरह का भी होता है मॉलिक्यूल, OH डॉट एंड O नेगेटिव इवन। ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में नहीं मौजूद होते, जब ये जनरेट होते हैं तो दे कैन बी डैमेजिंग टू अस। ठीक हो गया, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और हमारी बॉडी मेटल्स के थ्रू फ्री रेडिकल्स को जनरेट भी कर सकती है, और इसमें बड़ा फेमस रिएक्शन है सोर्सेज में ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स में, उसका नाम है फेंटन रिएक्शन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, फेंटन रिएक्शन? हैव यू हर्ड अबाउट इट? इसमें होता है क्या, फेरस फॉर्म Fe+2, इसके ऊपर 2 प्लस हम डालेंगे, बाइंड करता है H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उसकी ऑप्शन नहीं है अपर केस और लोअर केस लिखने की। और इसके साथ जो बन जाता है वो Fe+3 फेरिक फॉर्म बनती है, प्लस OH नेगेटिव एंड OH नेसेंट। ये देखें, ये मैं इसको अभी फिल कर देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। मैंने क्या बताया, इधर क्या होता है, Fe कौन सी फॉर्म है बोलिए? फेरस। और फेरस क्या होता था, +2, तो हम यहाँ पे +2 डाल देते हैं। Fe+2 बाइंड करता है H2O2 से, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये बन जाता है फेरिक Fe+3, और यहाँ पे आ जाता है OH नेसेंट, OH डॉट, और यहाँ पे आ जाता है OH नेगेटिव। तो ये 3-4 तरीके हैं, तो ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी बॉडी मेटल्स के थ्रू फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर सकती है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ये H2O2 कहाँ से आया? ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, ये H2O2 कहाँ से आया? नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। आज आपको कुछ नहीं, बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। मेरी बॉडी पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ी, और आप लोगों ने एक चीज सुनी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लीड टू सनबर्न्स, स्किन डिजीजेस, इवन स्किन कैंसर्स। सुन रखा है ना आप लोगों ने, सबने ये बात सुनी होगी। इट्स नॉट समथिंग वेरी पेक्यूलियर और वेरी अबनॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू लिसन। वो क्या ऐसा करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी हो रही होती है उसको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बॉडी के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट जिंदगी में पड़ी हुई, और हम सारे डॉक्टर्स हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज, CT स्कैन्स, हम एक्सपोज हैं रेडिएशंस को कई जगहों पे। और कई तो बेचारे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो तो रहते ही रेडिएशंस के एक्सपोजर में, लेकिन खुदा ना खास्ता आप ऐसा तो नहीं देखते कि सबको अल्लाह रहम करे को कैंसर हुआ वो। ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव, बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी में हो जाए, क्योंकि बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। वो होता क्या है, अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए कि ये H2O2 आया कहाँ से और हमारी बॉडी ने फ्री रेडिकल्स क्यों जनरेट करने, उसके लिए हमें एक चीज देखनी होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। या चलो एक चीज मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मुझे तो शुरू करें। होता पता है कि इसका हम कलर बदलते हैं। हमारी बॉडी में डैमेज हुआ जिसकी वजह से हमारी बॉडी में OH नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? एक फ्री रेडिकल आ गया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव बॉडी में आ गया। हमारे सेल में, सेल एक ऑर्गेनल होता है, उसका नाम होता है पेरोक्सीसोम्स। क्या नाम होता है बोलिए? पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑक्सीडेजेस। क्या होते हैं? वी विल नॉट बैलेंस इट, या हम बैलेंस भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन उसको लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा। ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा पेरोक्सीसोम्स का, कहाँ पे पड़ा हुआ है? पेरोक्सीसोम्स में है, और एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज या ऑक्सीडेजेस टू बी सिंपल, क्योंकि वो सुपर ऑक्साइड भी हो सकती है, पेरोक्साइड भी होती है, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है H2O2 में। H2O2 में इसको हम नीचे लिख देते हैं इस तरह से। और इसने बनाया कैसे, इसके साथ ये क्या करता है, इसके साथ एक और OH को मिला देता है, OH प्लस OH नेगेटिव को मिलाता है, और हमें बना के क्या दे देता है, H2O2। अब H2O2 जो होता है वो स्टोर्ड रखा जाता है। H2O2 is kept in a store in the peroxisomes। H2O2 किधर स्टोर रखा जाता है?
stored in the peroxisomes, and जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया या पैथोजन ने अटैक कर दिया और हमारी बॉडी इसको किल करना चाहती है, तो ये H2O2 निकाला जाएगा और फेंटन रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड सो दैट दोज फ्री रेडिकल्स मे बी यूज्ड टू किल द पैथोजन stored in the peroxisomes. समझ आई ये बात ही मेरी? किसी को कंफ्यूजन है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बेटा, यू हैव टू बी मच कंसंट्रेटेड. समझ आई ये मेरी एक दफा रिपीट करते हैं, एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. देखो हमारी बॉडी में हुआ क्या, एक अल्ट्रावायलेट लाइट आई या कोई बैक्टीरिया आया जिसे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है. अब वो हमें किल कर सकते थे, लेकिन हमारे सेल का पेरोक्सिसोम बहुत एक्टिव था, उसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम था, उसने ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू OH नेगेटिव को पकड़ा और H2O2 में कन्वर्ट कर दिया. H2O2 अब एक सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल भी है और डिराइव्ड फ्रॉम फ्री रेडिकल भी है, यानी कि फ्री रेडिकल से हमने H2O2 बना लिया और H2O2 को हमने ऊपर वाले रिएक्शन में, फेंटन रिएक्शन में देखा, तोड़ के फिर फ्री रेडिकल्स बना लिए. तो यानी कि अगर वो फ्री रेडिकल्स हमें डैमेज करते तो वो हमारे लिए खतरनाक थे, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको H2O2 की फॉर्म में स्टोर किया और ऑन डिमांड हम उसको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करके किल कर सकते हैं. आप समझ आई बात की? नाउ व्हाट हैपेंस इज, असल में ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये सेल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन दोनों में आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी हमने इन्फ्लेमेशन नहीं स्टार्ट की. अब एक और चीज मैं कहता हूं कि जो फ्री रेडिकल था वो O नेगेटिव था. फॉर एग्जांपल O फ्री रेडिकल जो था वो कौन सा था, O नेगेटिव. अब जो O नेगेटिव है ना, उसके साथ बॉडी क्या करेगी, वाटर को ऐड करेगी, H2O को. H2O ऐड होगा, वाटर ऐड होगा, इसको फिर अगेन वही पेरोक्सिसोम्स बेटा किस में कन्वर्ट कर देंगे, बताइए? वही पेरोक्सिसोम्स थ्रू देयर ऑक्सीडेज एंजाइम H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. H2O2 आपके हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज भी हो रहा होता है क्योंकि ये माइक्रोबिसिडल है, किलिंग करता है. हमारे पास जो स्ट्रीट वुंड्स के, रोड साइड वुंड्स के पेशेंट्स आते हैं क्रश इंजरीज के साथ, हम उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करते हैं ताकि कि बैक्टीरिया वहां पे किल हो जाए. तो हाँ, ये हो या ये हो, ये दोनों स्टोर हो जाएंगे हमारी बॉडी के पेरोक्सिसोम्स में, एंड अपॉन डिमांड दे कैन बी रीयूज्ड टू किल द माइक्रोब्स. लेकिन आप लोगों को मैं इधर समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं. पानी में ज्यादा अच्छे कपड़े धुलते हैं या सर्फ या एरियल या रेन या विम या व्हाटएवर, किसी वॉशिंग डिटर्जेंट में ज्यादा अच्छे कपड़े धुलते हैं ना मुकाबले में. ओके, उसमें क्या, या ब्लीच, चले पानी में अच्छे कपड़े धुलते हैं या ब्लीच में, और ब्लीच कई दफा इतना स्ट्रांग होता है वो कपड़े को खराब भी कर देता है, इतना स्ट्रांग हो सकता है. ब्लीच के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा होती है? अगर आप लोगों को अपना अंडर ग्रेजुएशन का नॉलेज याद हो, जो आप लोगों ने A लेवल्स, O लेवल्स, एफएससी मैट्रिक में पढ़ा हो, तो ब्लीच का जो फॉर्मूला था, यस आई रिमेंबर, हो सकता है मैं थोड़ा सा हो गया, इट वाज NaOC. उसके अंदर क्लोराइड होता था, सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो क्लोराइड की जो मौजूदगी है वो ज्यादा अच्छी वॉशिंग या किलिंग एबिलिटी बनाती है क्योंकि वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देता है. तो हमारी बॉडी में भी एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, अब ये जो क्या करता है कि H2O2 को ब्लीच टाइप फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो बन जाता है HOCl. ठीक है, अब देखें, अब इधर यहाँ पे एक ब्रेक लगाएं, यहां तक बात को समझ लें अच्छी तरह से, ताकि मैं फिर दोबारा से, मैंने एक और चीज को शुरू करना है, एक और चीज को दोबारा से शुरू करना है ताकि कि आप लोगों को समझ आए. यहां तक बात समझ आ गई? सारी बात क्लियर हो गई? जी सर. नाउ लेट मी रिपीट. डैमेज आया, फ्री रेडिकल बना, पहले केस में OH नेगेटिव था, दूसरे केस में O नेगेटिव था, दोनों सूरतों में हमने H2O2 बना लिया, किलिंग कर ली. लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पिछले 10 दिनों में मेरे उस बॉडी के सेल पे जिस पे आप अटैक हुआ है उसके ऊपर कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ था कि उसके पास फ्री रेडिकल होता. तो उसके पास कोई फ्री रेडिकल आया ही नहीं था पिछले 10 दिनों में, जिसकी वजह से वो H2O2 बनाता. अब मैं फ्री रेडिकल जनरेट कर कैसे करूंगा? हाँ जी, ये सवाल. अब काइंडली प्लस सवाल रिपीट करें. भाई मेरी बॉडी में कोई ऐसा अटैक हुआ ही नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आई, कोई बैक्टीरिया नहीं आई, कोई वायरस नहीं आया जिससे मेरी बॉडी के सेल में फ्री रेडिकल्स ही नहीं जनरेट किए. जब फ्री रेडिकल्स ही नहीं जनरेट हुए इस थ्योरी के मुताबिक, फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं हुए,
तो अब मेरे पास H2O2 है ही नहीं, अब मैं कहां से लाऊंगा? यहां पे एक और गेम है, ये एक और गेम है। जब भी कहीं पे ट्रॉमा या एक्सीडेंट या इंजरी या बर्न या एक्नी या इन्फेक्शन होता है, उस जगह का कलर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। डोंट सू इट, रेड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से रेड हो जाता है। वो रेडनेस वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे वो क्यों होती है, और उसके बहुत सारी जरूरियात हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो रेडनेस होती है। लेकिन टू बी जनरली स्पीकिंग, एज फार एज आर दिस टॉपिक इज कंसर्न, आई विल से वो इसलिए रेड हो जाता है कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी जाए, और इंजरी वाले टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़ाई जाती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, और मैं कहता हूं कि जहां पे मेरे बॉडी में इंजरी हुई वहां पे अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी, जिसको मैंने क्या नाम दिया? ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के थ्रू मेरी बॉडी को जो चीज डिलीवर हुई है बेटे, वो क्या हुई है? ओ ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में हुई होगी? नॉर्मल फॉर्म में, O2। और जो सेल्स तो वहां पे फाइट कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेटरी एरिया में या इंजरी के एरिया में, उनका नाम ल्यूकोसाइट्स है, WBCs, खसूसन न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के पास एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है NADPH ऑक्सीडेज। NADPH कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडेज। और NADPH नेम इट इंडिकेट्स, ये कन्वर्ट किसको करवाएगा? NADPH को ही कन्वर्ट कराएगा ना। किसमें कन्वर्ट करवाएगा? Does anyone of you know? NADPH को कन्वर्ट करा देता है NADP प्लस में। NADPH को कन्वर्ट करा देता है NADP प्लस में, और वो जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड निकल आती है। उसका क्या नाम होता है? O2 नेगेटिव, या O2 डॉट भी बनता है। सुपर ऑक्साइड यूजुअली सुपर ऑक्साइड जो होती है वो O2 डॉट होती है। इसको मैं यूं लिखता हूं, देखें, ऊपर डॉट आ जाएगा नेसेंट, नीचे 2 आ जाएगा। ये फॉर्म बन जाएगी जब ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होगा, और इसका नाम क्या है? इट इज अ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। अब जो सुपर ऑक्साइड है उसको फर्दर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक एंजाइम होता है। ओहो, वो देखो ना, मैंने क्या कहा था? परऑक्सीडेजेस। उसका नाम क्या है इधर? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये क्या हो गया? Just a second. सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा H2O2 में। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बोलिए, H2O2। अगेन बात हो गई, आखिर में हमारे पास चीज फिर क्या बन गई? यहाँ पे भी वही, और ये H2O2 भी उसी तरह से स्टोर कर लिया जाएगा किसमें? पेरोक्सिसोम्स में। तो ये भी एक, यानी कि जो रेड में पाथवे है वो मैंने तब दिखाया कि जब हमने फ्री रेडिकल से जनरेट किया H2O2। ब्लैक में जो पाथवे है वो मैंने दिखाया जब हमने ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के थ्रू जनरेट किया H2O2, लेकिन अल्टीमेटली हमने H2O2 जनरेट कर लिया। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, DIS, आई गेस कंफर्म कर लीजिएगा, डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इसको कन्वर्ट कर दिया H2O2 में। आप में से बच्चों किसी का माइक ऑन है, काइंडली उसको ना म्यूट कीजिए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। नाउ अब H2O2 बन गया, हाँ वो सोर्स या ब्लैक वाली हो या रेड वाली हो, हमारी बॉडी किलिंग के लिए एक और सब्सटेंस इन तीनों से जनरेट कर लेती है, जिसको मैं एक डिफरेंट कलर में ले जाता हूं। अब हाँ ये वाला हो या इधर से ले आते हैं, या ये रेड वाला ये सोर्स हो, या ये वाला हो, या ये वाला हो। इन सारों के साथ एक एंजाइम एक्ट करता है। उस एंजाइम का नाम कौन मुझे बताना चाहेगा? शाबाश, एनीवन, एनी गुड स्टूडेंट। मायलोपेरोक्सीडेज। और मायलोपेरोक्सीडेज ऐड करवाएगा क्लोराइड, और क्लोराइड ऐड करवाने के साथ ये H2O2 को कन्वर्ट कर देगा HO
बोलिए बोलिए, मैंने अभी बताया था वो जो ब्लीच वाली बात थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। वो Cl में सोडियम हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl नेसेंट फॉर्म में, यहाँ पे जो चीज ऐड होगी वो ऑब्वियसली क्लोराइड होगी, क्लोराइड ऐड हो जाएगा और ये H2O2 से भी अच्छा किलिंग एजेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो हम या तो इस H2O2 को ड्रैग कर देंगे फेंटन रिएक्शन की तरफ कि H2O2 के थ्रू किल कर लें, या हम H2O2 को कन्वर्ट कर देंगे HOCl में कि हमारी बॉडी HOCl बना के बॉडी से बैक्टीरिया को किल कर ले। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव जो है वो माइलोपेरोक्सीडेज है, एंड माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी इज अ डिजीज। और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, किसी ने सुना है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज का नाम? यस सर। दो टाइप्स की होती हैं, एक एक्स लिंक्ड होती है उसमें मेम्ब्रेन कंपोनेंट डेफिशिएंट होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंट होता है। उसमें वो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज जो है ना वो इस NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। माइलोपेरोक्सीडेज में ये डेफिशिएंसी में ये एंजाइम नहीं होता, तो दोनों तीनों बीमारियों में पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जहां तक बात याद रखें, तो ये हो गया फ्री रेडिकल्स की फर्स्ट सोर्स। अभी हमने सिर्फ पहली सोर्स देखी है, अब हम आ जाते हैं सेकंड सोर्स पे। कोई बताना चाहेगा सेकंड सोर्स क्या है? सर विटामिन जो है। नहीं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बजाते खुद फ्री रेडिकल नहीं है, कैन बी कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स, कैन बी कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स। एक ये सोर्स हो गई, और कौन मुझे बता सकता है? डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तीसरी सोर्स आप यहीं पे लिख दें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती हैं। और इसके अलावा केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी हैं, खसूसन कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, वो भी एक सोर्स है फ्री रेडिकल्स की। केमिकल्स जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में, एग्जांपल क्या लिखते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये भी एक फ्री रेडिकल की सोर्स है। अब ये फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं? व्हाट इज द आउटकम ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी? अब ये कौन मुझे बताएगा? एजिंग। फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स को तोड़ते हैं, उसके जो प्रोटीन है उसको डीनेचर करते हैं और फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। सबसे मेजर DNA फ्रेगमेंटेशन, DNA फ्रेगमेंटेशन। जब DNA अबनॉर्मल हो जाएगा तो इसकी वजह से कैंसरस भी हो सकते हैं। ये DNA को डैमेज करते हैं और इवन स्ट्रैंड ब्रेकिंग करते हैं, अनकॉइलिंग करते हैं और मेलिग्नेंसीज क्रिएट करते हैं। तीन बेसिक तरीके हैं। एक इसका DNA फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा जो है वो क्या कर देता है? peroxidation of lipid membranes, of lipid bilayer in the membranes। उससे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, याद रखिएगा, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। और ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि डबल bonds in the unsaturated, usually poly unsaturated होते हैं, जैसे एराकिडोनिक एसिड वगैरह, 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, 5, 8, 11 and 20, 5, 8, 11 and 14 पे एराकिडोनिक एसिड में होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रोन टू डैमेज। तो ये एक MCQ है, ये याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे टूटती हैं। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन होती है और वो डबल बॉन्ड्स टूटते हैं उसके। फिर उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं, कौन मुझे बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्रोटीन मॉडिफाई कराते हैं। प्रोटीन को मॉडिफाई कराते हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी
कि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोटीन्स का एक टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर खराब हो जाए तो वो यूजफुल नहीं रहता। और ये कैसे कराते हैं? थ्रू इंडक्शन ऑफ अ बॉन्ड। कौन मुझे नाम बताएगा उस बॉन्ड का? सल्फ हाइड्रिल, वाया यूं आप लिखें, सल्फ हाइड्रिल बॉन्ड्स, मीडिएटेड लिंकेजेस कहते हैं बस। तो ये इस तरीके से हमारे पेशेंट के प्रोटीन्स को भी डैमेज करने लग जाते हैं। और एक और चीज भी मैं बताऊं, एक तो ये बॉन्ड्स इंड्यूस भी करवा देते हैं और दूसरे नंबर पे पॉलीपेप्टाइड ब्रेकेज भी कराते हैं, पॉलीपेप्टाइड ब्रेकेज। नाउ आई गेस अब आप लोगों को फ्री रेडिकल्स का समझ आ गया होगा कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है। समझ आइए बात आप लोगों को? चलूं आगे? हाँ जी, एनीवन, कोई सवाल? आई गेस आई शुड मूव। अब जो अगला टॉपिक हमने आज शुरू करना है वो है नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? हाँ जी, कौन मुझे बताएगा? बाय डेफिनेशन, रॉबिन्स के मुताबिक डेफिनेशन क्या है नेक्रोसिस की? इट इज a sequence of morphological changes, morphological changes किस किस्म के टिश्यू में होनी चाहिए? नॉर्मल में, डैमेज में, या लिविंग टिश्यू? नहीं, डेड टिश्यू तो अल्टीमेटली होगा ना। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ, यूं कह लें, सेल डेथ के बाद, दैट फॉलो सेल डेथ इन अ नॉर्मल लिविंग टिश्यू, इन अ लिविंग टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू की सेल डेथ होगी तो उसके बाद जो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उसको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। एक गलत कंसेप्ट जो हमारे स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमनली पाया जाता है, मुझे पूछो ना व्हाट इज नेक्रोसिस, वो कहेंगे सर पैथोलॉजिकल सेल डेथ इज नेक्रोसिस। नो डाउट नेक्रोसिस सेल डेथ की ही वजह से होती है, लेकिन एक्चुअली नेक्रोसिस इज पोस्ट सेल डेथ चेंज, पोस्ट सेल डेथ चेंज, मरने के बाद की चीज है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की वजह से नहीं सेल मरता, सेल जब मरता है उसमें नेक्रोसिस होती है, यूं समझे, रिट्रोग्रेड कनेक्शन है। नाउ नेक्रोसिस काफी सारी किस्मों की है, आप सबको पता है, हम इसके अंदर एक मिनट लगाएंगे। सबसे पहला कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस? शाबाश, कौन मुझे बताना चाहेगा? सर इस्कीमिया की वजह से होता है। इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, द बेसिक नहीं होता इसमें, the basic architecture of the cells या कह लो of the tissue is preserved, of the cells या tissues is preserved। आप लोगों ने देखा है कोई कोगुलेटिव नेक्रोसिस का पेशेंट? या पेशेंट नहीं तो कोई बंदा, कोई डेड बॉडी, कोई ऑर्गन? हाँ जी, शाबाश, एनीवन? नहीं देखा? अच्छा चलो, डेड बॉडीज तो देखी होंगी ना, वो जो डायसेक्शन हॉल्स में पड़ी होती हैं, वो जो सूख के पड़ी हुई हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर जो टिश्यू है वो कोगुलेटिवली नेक्रोस्ड है। ये मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके अंदर जो चीज याद रखने वाली है, देयर इज denaturation of proteins, there is denaturation of proteins, naturation of proteins, but not destruction, but not destruction। देखो फर्क आ गया ना, मैंने कल आपको बताया था डीनेचरेशन में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, डिस्ट्रक्शन में तो डाइजेस्ट हो गए ना, डाइजेशन नहीं होगी, टूटे फूटेंगे नहीं, स्ट्रक्चरली डिरेंज हो जाएंगे। इसलिए बंदे का हाथ नजर ऐसे ही आएगा कि हाथ है लेकिन डेड होगा। अब यहां पे एक लफ्ज आता है ड्राई गैंग्रीन। क्या होता है ड्राई गैंग्रीन? पहले इसकी एग्जांपल देख लें। कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और
रॉबिन्स का जुमला है हाइपोक्सिक सेल डेथ इन ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट द ब्रेन। एक्सेप्ट द ब्रेन, जिसमें भी हाइपोक्सिक इंजरी मीडिएटेड सेल डेथ होगी उसमें जो नेक्रोसिस होगी वो कोगुलेटिव होगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वर्ड बताता हूँ जिसका नाम है ड्राई गैंग्रीन। आप लोगों ने सुना होगा वार्ड्स में, राउंड पे प्रोफेसर अक्सर औकात ये पूछते हैं कि क्या होता है ड्राई गैंग्रीन। बच्चे आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं, हाउस विजिटर्स पीजीआर, कई दफा नहीं पता होता, कई दफा थर्ड ईयर का स्टूडेंट आगे आता है वो बताता है सर ये होता है, एंड वन गेट्स अमेज्ड। जाहिर है पढ़ने वाले लोग भी हर जगह है, ना पढ़ने वाले भी हमारे जैसे भी हर जगह है। तो मुझे बताएं क्या होता है ड्राई गैंग्रीन, कोई बता सकता है आप में से? आप लोग पढ़ने वाले हैं कि नहीं? एक चीज देखो, मैंने कलर चेंज नहीं किया और मैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इससे से कोई लेना देना है सही इसका। सर डायबिटिक्स में होता है यस कॉमन। वेरी गुड, डायबिटिक्स में हो सकता है, ओके, होने को किसी में भी हो सकता है। सर इसमें ना कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेवलप होती है लेकिन साथ में लिक्विफेक्शन नहीं होती, उसमें जो गैंग्रीन होता है वो ड्राई होता है। ओके जो टिश्यू है वो ना, उसके अंदर हमें कभी पस वगैरह ये चीजें नहीं मिलती, जबकि लिक्विफेक्टिव और वेट गैंग्रीन होता है उसमें हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी साथ मिलती है। ओके ओके वेरी गुड। डॉक्टर बिस्मा आपका जवाब 80-90% ठीक है, लेकिन पता है क्या, आप उसको कंपाइल अच्छे तरीके से नहीं कर पाई। मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कोगुलेटिव जो सेल डेथ है उसे हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है, और वही सेल्स का कलेक्शन व्हिच वी सी विद द नेकेड आई इन अ ग्रॉस अपीयरेंस, पूरा हाथ जो नजर आ रहा है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कोगुलेटिव नेक्रोटिक टिश्यू इज नोन एज ड्राई गैंग्रीन। समझ आई बात? morphological appearance of dry gangrene of dry gangrene। बच्चों आज काइंडली मैसेज की जगह मुझसे बात करें इधर, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज इंटरनेट और बारिशों की वजह से जरा मसला है, मैं मैसेजेस नहीं खोल रहा, इधर मुझे जवाब दें, उधर ना करें। morphological appearance of dry gangrene is morphological appearance of coagulative necrosis is dry gangrene, and it can be seen with the naked eye। अब इसको मैं पहले लिक्विफेक्टिव करा दूं, फिर उसके बाद मैं इसको दिखा भी दूंगा और मैं बता भी दूंगा। फिर दूसरा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नाउ व्हाट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? क्लासिकली कैरेक्टरिस्टिकली बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। fungal infections leading to degradation, fungal infections obviously in the dead tissue, in the dead or dying tissue cells, leading in accumulation of WBCs and pus। इस तरह की कंडीशन जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? ब्रेन में जो होती है ब्रेन, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, और इसके अंदर याद रखिएगा द आर्किटेक्चर इज नॉट प्रिजर्व। गल सड़ जाता है ऑर्गन, इज नॉट प्रिजर्व, जिसमें से बहुत स्मेल आती है इन्फेक्शन की वजह से। और नाउ यहाँ पे मैं अगली चीज लिखता हूं वेट गैंग्रीन। अब समझ आए वेट गैंग्रीन क्या होना चाहिए? डॉक्टर बिस्मा ने बताया हमें सारा है, वो क्या होगा? वेट गैंग्रीन में कहूंगा इट इज मॉर्फोलॉजिकल, बोलिए, अपीयरेंस ऑफ liquefactive necrosis which can be seen by a naked eye। अब यहां तक करने के बाद मैं अब आप लोगों को एक इंटरनेट से कोई फोटो उठा के दिखा देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वो हमें नजर भी आ जाएगी। आप लोगों को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी आ रही है?
जी सर। नाउ वी कैन सी, हमने तो खैर बहुत मरीजों में देखा है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा वो तस्वीरें, जो हमारे अपने पेशेंट्स की भी कुछ वैसे हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उनकी इजाजत से हम कभी कभी तस्वीर ले लेते हैं, कोई अच्छा केस होता है तो, मतलब देखने वाला केस होता है तो इजाजत ली हुई कुछ तस्वीरें हैं बड़ी हुई, हम आपको दिखा सकते हैं, मैं भेजूंगा ना। ये देखो, कोई अच्छा सा फोटो देखने दें मुझे, ये बताइए क्या है, इज इट अ ड्राई गैंग्रीन और इज इट अ वेट गैंग्रीन? ओ यार नीचे लिखा हुआ आ रहा है वैसे, ये देख रहे हैं स्लफ ऑफ हो रहा है, फाउल स्मेलिंग सा होगा, इसको देख के ही महसूस हो रहा है कि इसमें स्मेल आ रही होगी, इसमें पस बन रही होगी और टिश्यू डेड हो रहा है और ये लिक्विफाई करके गिरना शुरू हो रहा होगा। और ये देखो, ये बिग टो क्या है, इज इट अ वेट और अ ड्राई? ये मम्मीफिकेशन हुई हुई है, ये वेट ड्राई लग रहा है वैसे इस फोटो में, ये देखें ना, ये देखें आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है ना, आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है, मम्मी की, फिरौन की, फेरोज की, आप देखें उसके हाथ पांव नाक मुंह ऐसे ही नजर आते हैं, काले हुए होते, सुखड़े हुए होते, लेकिन आप बता सकते हैं ये नाक है, ये कान है। तो ड्राई गैंग्रीन की एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल हमारे पास वो रामसेस 8 था गालबन, जो भी था, वो जो फिरौन था, वो जो दरिया नील से निकला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, उसकी एग्जांपल देखें, या मम्मीफिकेशन, ये जितनी भी मम्मीफिकेशन है वो ड्राई गैंग्रीन्स हैं। ड्राई गैंग्रीन में वो करते क्या थे, अगर आप नेट जियो पे या रियलिटी टीवी का कोई चैनल देखें जिसपे उसमें प्रोग्राम बनाया हुआ है, दे विल टेल यू कि व्हेन द किंग डाइड उसकी आई बॉल्स निकाल लेते थे, उसके इंटरनल विसरास निकाल लेते थे, उसका लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी निकाल लेते थे, क्योंकि बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस लिक्विड्स में ओरिजिनेट करते हैं, और उसको सॉल्ट लगा देते थे, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू रिमेनिंग वाटर भी बॉडी से बाहर खींच लिया जाता था, और फिर उसको पैक कर दिया जाता था ड्राई किस्म के क्लॉथिंग में, जो वो आप मम्मीज में देखते हैं कपड़ा लिपटा हुआ है, उसकी वजह से वो प्रिजर्व रह जाता था, क्योंकि उसके अंदर जब वो लिक्विड फोकस नहीं छोड़ेंगे ना तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो, बताइए करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस से बचाने के लिए ही उसका वेट एरिया निकाल लिया जाता था, ताकि वहां पे बैक्टीरिया ना हो, गट निकाली, गट बैक्टीरिया भी रिमूव हो गया, ब्लड निकाली। अब जो डेड बॉडीज प्रिजर्व की जाती हैं, या तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे की जाती है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, अब सुना होगा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, बर्फ की सेलें रखती जाती हैं, जितना हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी डेड बॉडी डिग्रेड करना शुरू करेगी। बेसिकली ये बंदा पूरा वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी उंगली तो डेड है ना, और इसके बरक्स ये ड्राई है, तो ये देखो ये वेट है, इसमें नजर आ रहा है सॉफ्ट सी अपीयरेंस नजर आ रही है, इसके अंदर से पानी शानी भी गिर रहा होगा। अब ये देखें इस पेशेंट की ये जो फिंगर है, ये जो सेकंड टो है, ये ड्राई है, ये वेट है, और ये जो एरिया ये इन्फ्लेमेशन वाला चल रहा है, डेडनेस वाला, देखा सही है ना? आई गेस यू विल रिमेंबर। ये देखो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिगर फोटो, ये देखें ये बिग टो जो है आगे से ड्राई गैंग्रीन्ड है, और ये जो एरिया है, ये जो पिंकिश व्हाइट, यहाँ पे पस सी भी पड़ रही है, डब्ल्यूबीसीज भी आ रही है, इन्फेक्शन सी साइट नजर आ रही है, ये क्या हो जाएगी बोलिए? वेट गैंग्रीन। अच्छा ये क्या सिचुएशन है, नीचे से पढ़ना ना, ये क्या है, ये क्या बीमारी हो सकती है, ये क्या बीमारी हो सकती है? ये फ्रॉस्ट बाइट, ये ड्राई गैंग्रीन है तो ड्राई गैंग्रीन के पीछे रीजन क्या, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, फिंगर्स के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई कि फिंगर्स डेड हो गई, और एक ड्रग भी है जो ये काम करवाती है, पेरिफेरल स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, एज एन एबॉर्टिफेशिएंट यूज होती है, बताओ कौन सी है? एर्गोटामिन। ये जो ड्राई गैंग्रीन पेरिफेरल फिंगर्स के अंदर जो दो बीमारियां ना जिसके साथ बड़ी सिवियरली एसोसिएशन है डिजिट्स की, ये फीमेल के ही हाथ लग रहे हैं, और एन मुमकिन है या तो ये ड्राई गैंग्रीन ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट है, या ये ड्राई गैंग्रीन ड्यू टू एर्गोटामिन है, एर्गोटामिन पॉइजनिंग में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये बात मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए सफिशिएंट, आपको याद रहेगा। मैं आगे चलता हूं, अगली जो नेक्रोसिस है इसके अंदर एक चीज बेटा मैं ऐड कर दूं, नेवर एवर कंफ्यूज गैस गैंग्रीन विद दीज गैंग्रीन्स। गैस गैंग्रीन बैक्टीरियल डिजीज है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की वजह से, ठीक है? लिकोसेप्टिव भी तो बैक्टीरियल है। नहीं वो बैक्टीरियल जरूर है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस होती है। वो जो गैस गैंग्रीन होती है वो तो बाकायदा एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसमें टिश्यू डेड नहीं होता, वो बाद में उसको वो डेड करके हमें रिमूव करना पड़ जाता है।
लेकिन वो प्रॉपर ये वाली गैंग्रीन नहीं होती। ओके, नंबर थर्ड कौन बताएगा? केशियस नाम सुना है? Have you heard of this word? केशियस नेक्रोसिस। ये बड़ी सिंपल सा है, इसके अंदर याद रखिएगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में होती है। इन ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में होती है। और अगली बात, इसमें येलो वाइट चीजी मटेरियल इज फॉर्म्ड। येलो वाइट चीजी मटेरियल इज फॉर्म्ड, ठीक है। और इसके अंदर भी टिश्यू आर्किटेक्चर या मॉर्फोलॉजी इज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, डिस्ट्रॉयड, ऑब्लिटरेटेड, कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड। ये सिंपल है। ये आपको जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम आएगा आपको पता होना चाहिए उसके साथ नेक्रोसिस ये होती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन, जिसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो वो है फैट नेक्रोसिस। कौन सी है? फैट नेक्रोसिस। सुबह से लाइट आ रही है, जा रही है, ऑब्वियसली अभी आ जाती है। चले, हमारे पास तो बैकअप है। फैट नेक्रोसिस विल कंटिन्यू। सारे पाकिस्तान में बारिशें। चले, फैट नेक्रोसिस क्या होती है? आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को पता है फैट नेक्रोसिस क्या होती है? पैंक्रियाटाइटिस में होती है। ओके, पैंक्रियाटाइटिस में होती है। इसके अलावा बेटे? लाइपेज। अच्छा, ठीक। और ये ट्रॉमेटिक भी होती है और एंजाइमेटिक भी फैट डिस्ट्रक्शन करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो में। शाबाश, आप लोग ने सही बातें बताई। पहली है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस और दूसरी है एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक, ट्रॉमेटिक एंड एंजाइमेटिक। ट्रॉमेटिक, अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, जो फैट टिश्यू है उसका कलर क्या होता है? येलो। येलो। व्हाट डज दैट येलो कलर डेजिग्नेट, सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई करता है वो येलो कलर? हाँ, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। टिश्यू है। अगर वो रेड होता तो क्या मतलब होता? अगर रेड होता तो इसका मतलब होता है उसमें ब्लड सप्लाई है। वो येलो, इसका मतलब है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, बहुत कम है। स्टोरेज है, स्टोरेज में ब्लड सप्लाई की क्या जरूरत है? आपने अपने स्टोर रूम में एसी लगाया हुआ है? नो। ऑब्वियसली। तो हमारी बॉडी अपने स्टोर में एसी या गाड़ी की फैसिलिटी क्यों दे? उधर तो पड़ा सामान है मनहूस जो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो अब उधर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह, जो भी टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होगी ऑब्वियसली वो डैमेज को प्रोन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें हीलिंग एंड रिपेयर कम होगी ना। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, कुछ ने ओरल सर्जरी में भी काम किया होगा। फेस के स्टिचेस कितने दिनों बाद निकालते हैं? कौन मुझे बताएगा? ये भी एमसीक्यू है वैसे। आफ्टर हाउ मेनी डेज डू यू रिमूव द स्टिचेस ऑफ द फेस? मैं कुछ नहीं कहता, गलत बता दो। 5 to 7 days. 3 to 5 3 to 5 days, not 7, 3 to 5 days। अगर यहाँ पे 10 स्टिच लगे हैं ना, आइडियल है कि अल्टरनेटिव स्टिचेस शुड बी रिमूव्ड एट द 3rd डे एंड द रिमेनिंग स्टिचेस शुड बी रिमूव्ड एट द 5th डे। ऑब्वियसली अगर वुंड इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? स्किन की ब्लड सप्लाई फेस की बहुत अच्छी है और यहाँ पे फैट नहीं होता। और यही जितनी थिक स्किन होगी, जितना ज्यादा सबक्यूटेनियस टिश्यू वाला एरिया होगा, वहां पे स्टिचेस को उतने ज्यादा दिनों के लिए रखना पड़ता है, 7 to 10 डेज, यहाँ पे 7 डेज, बैक पे इवन और सोल पे इवन 20-15 डेज तक रखना पड़ सकता है। तो बात समझाने की ये है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है वहां पे हीलिंग अच्छी होती है। अब अगर फैट को ट्रॉमा हो जाए, जब ट्रॉमा होगा उसकी वेसल्स दब जाएंगी, कट कुट जाएंगी, टूट जाएंगी, तो उसको बहुत ही जल्दी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, समझ आया? ट्रॉमा होने से फैट की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हल्की फुल्की है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जो कि पहले ही बहुत माइनर है। तो क्या होगा? वो जगह डेड हो जाएगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका हाथ लाल है ना, इसको दबा के रखें, वो सफेद हो जाएगी जगह, थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे वो फिर लाल होगी। इसका मतलब है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में से ब्लड निकल गया है। अब इसकी एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। कभी आप लोगों ने बेड सोर्स का नाम सुना है? एक पेशेंट लेटा रहा, फैट पैड्स के थ्रू वो दबता रहा,
ऑक्सीपिटल एरिया, प्यूबिक बोन्स, ग्रेटर ट्रोकेंटर्स ऑफ द फीमर, हील्स, वहां से वो फैट दबता रहा, फैट का कलर व्हाइट हुआ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ब्लड सप्लाई खत्म रही, और काफी देर के लिए जब ब्लड सप्लाई खत्म रही वो जगह डेड होना शुरू हो गई, और वो फैट वहां से डिग्रेड हो गया, उतर गया, और स्किन जो है वो बोन की इनकंटिन्यूएशन आ गई, बेड सोर बन गया। एग्जांपल क्या होगी फिर ट्रॉमेटिक की? बेड सोर्स, बेड सोर्स, जिन्हें प्रेशर सोर्स भी कहते हैं, बेड अल्सर्स भी कहते हैं। और I still remember a case when I was in house job in plastic surgery. A female patient of maximum 17 to 18 years of age came. उस बेचारी के स्कूल की टीचर ने डंडा मारा था, और उसने जब बचने के लिए वो घूमी, उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पे लगा। अब अगेन ब्रेस्ट टिश्यू में फैट स्टोरेज है सारा, एंड उसका ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस हुई, और उसका इम्प्लांट्स मंगवा के इम्प्लांट कराए गए, और वो बेचारी बहुत गरीब थी, तो इवन वो अपने खर्चे से हमारे सीनियर से मंगवाए थे। तो ये याद रखिएगा, ब्रेस्ट ट्रॉमा लीड्स टू ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। अब एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, हमारी बॉडी में स्टमक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियास के पास है। पैनक्रियास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तीनों को डाइजेस्ट कर सकता है। तो समझाने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तो और जगहों से भी डाइजेस्ट हो सकते हैं, लेकिन फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक ही एंजाइम है जो कि है लाइपेज, और वो लाइपेज किसके पास है? पैनक्रियास के पास। Now, what is acute pancreatitis? In acute pancreatitis, lipase enzyme prematurely activate हो जाता है, और पैनक्रियास को ऑटो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि पैनक्रियास की लोकेशन एनाटॉमी में रिट्रोपेरिटोनियल है। कहाँ है? बिहाइंड द पेरिटोनियम, इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे कमर के अंदर करके लगा हुआ है। और मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो हमें ऊपर वाला फैट नजर आ रहा होता है ना, ये इतना फैट नहीं है, असल फैट हमारा इंट्रापेरिटोनियल एंड रिट्रोपेरिटोनियल पड़ा हुआ है। तो रिट्रोपेरिटोनियल एरिया में जहां पे पैनक्रियास पड़ा है वहां पे ढेरों ढेर फैट है। तो क्या होगा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में? What will happen, yaar? The lipase will auto digest, will digest the retroperitoneal majorly, retro, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली इंट्रा भी, retro and intraperitoneal फैट, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, और उसके अंदर स्पॉनिफिकेशन भी होती है, क्योंकि वहां पे कैल्सिफिकेशन होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ये भी याद रखिएगा, जब हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट किसी वजह से खोलें सर्जरी के लिए, तो उसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम सोप्स बने हुए होते हैं, जिसे कहते हैं स्पॉनिफिकेशन ड्यू टू कैल्शियम, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ये भी एक एग्जांपल है कल के पिछले लेक्चर के टॉपिक्स की। ठीक है जी, ये यहां तक इसको याद रखें, और ये हमारा टॉपिक पूरा है। इसको यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। नाउ वी गो टू सर, इसमें ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया हमने? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज apoptosis. Now apoptosis, necrosis सेल डेथ के बाद है, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखें, याद रखिएगा, एपोप्टोसिस इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल बॉडी भी एपोप्टोसिस करवाती है, एंड इट कैन एट द सेम टाइम बी पैथोलॉजिकल एज वेल। जो नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस के साथ भी बच्चों एपोप्टोसिस हो सकती है कि कुछ सेल एपोप्टोस कर गए, कुछ सेल नेक्रोज कर गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस कैन बी एट द सेम टाइम आल्सो। अब इसका जो पाथवे है वो हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल में जो आएंगी ज्यादातर। कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे एपोप्टोसिस की आप लोग मुझे? शाबाश, एनीवन? एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फीटल टिश्यू ग्रो करता है ना? ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, बॉडी की लिम्स ग्रो करती हैं, उसके बाद क्या वो सेल्स रीग्रो करते रहते हैं सारी जिंदगी?
तो जिसमें ब्लड सेल्स जिस तरह से हैं वो तो कर जाते हैं, लेकिन जो बाकी हैं जो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनोजेनेसिस में, एम्ब्रियोलॉजी में होती है, इन एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस कह लें आप, एम्ब्रियोलॉजिकल बायोलॉजी में एपोप्टोसिस होती है। जी शाबाश, कोई और? एंडोमीट्रियम, इन मेंस्ट्रुएशन यस, एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम ग्रो किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो वो सारा एंडोमीट्रियम जो है वो शेड ऑफ हो गया। एंडोमीट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। और कोई और एग्जांपल आप देना चाहें? कई दफा सेल डेथ इन ट्यूमर्स भी होती है, ट्यूमर्स के अंदर भी सेल डेथ हो जाती है, वो भी एपोप्टोसिस की वजह से होती है। कोई और एग्जांपल? थाइमस रिग्रेसिस, थाइमस रिग्रेस कर जाता ना एडल्ट्स में, ये भी फिजियोलॉजिकल सेल डेथ की एग्जांपल है। इसके अलावा कोई और? नॉर्मल मैकेनिज्म, डैमेज टू द सेल्स, मैं आता हूं आपकी तरफ। डैमेज टू द सेल्स, सेल्स को डैमेज हुआ और सेल इररिपेयरेबल हो गया था, सेल का डीएनए जो था वो रिपेयरेबल नहीं था, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स खासतौर TP53 आरबी जीन वगैरह वगैरह आई और उन्होंने एपोप्टोसिस करवा दी, ठीक है ना। तो नॉर्मली एपोप्टोसिस बहुत सारी कंडीशंस में हो रही होती है। अब इसके बाद हमें जो इसका जो पूरा पाथवे है थोड़ा सा जो हमारे पास रॉबिन्स में हमें मिल जाता है, उसको अगर हम देख लें तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को अंदाजा है उसका थोड़ा बहुत, कोई आइडिया नहीं है? इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी होता है, शाबाश। इंट्रिंसिक जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड होता है, एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई की वजह से, वेरी गुड। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, हमारे सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसे कहते हैं CD95 रिसेप्टर। कौन सा? ओ सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, कौन सा रिसेप्टर है? CD95 रिसेप्टर, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? पहले हम एक्सट्रिंसिक को देख लेते हैं, फिर इंट्रिंसिक पे आ जाएंगे। इस रिसेप्टर का बेटा नाम है CD95। CD95, कोई मुझे इसका दूसरा नाम बताना चाहेगा? फैस भी कहते हैं इसे, FAS, छोटा a छोटा s, फैस। ये रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन्स पे, और इसके साथ ऑब्वियसली जो चीज बाइंड करती है वो फैस लाइगैंड होता है। इससे जो चीज आके बाइंड करेगी इस रिसेप्टर साइट पे, वो जो स्टिमुलस होगा एपोप्टोसिस का, उसे कहेंगे CD95L या फैस लाइगैंड, फैस L। ये बाइंड करेगा। जब ये CD95 एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो इसके अंदर एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है इंट्रासेलुलर, उसे कहते हैं FADD। ये एक्टिवेट कर देता है एक सब्सटेंस को, उसको हम किस तरह से बना लें? जब ये स्टिमुलेट होता है तो इसके अंदर हम दूसरे कलर बना लेते हैं, ये एक्टिवेट कर देता है किसको? FADD को। FADD मॉलिक्यूल जो है ये भी प्रोटीन है इंट्रासेलुलर, ये एक्टिवेट करता है एक चीज को जिसका नाम है प्रोकैस्पेज 8। FADD किसको एक्टिवेट कर देता है? प्रोकैस्पेज 8 को। और प्रोकैस्पेज 8 कन्वर्ट हो जाती होगी ऑब्वियसली, जब ये एक्टिवेट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि इसको एक्टिवेट करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रो से क्या बनेगा? कैस्पेज 8, कैस्पेज 8 में सॉरी कन्वर्ट कर देगा, और इसको हम यूं मेंशन भी कर देते हैं कि प्रोकैस्पेज कन्वर्ट हो गई कैस्पेज में। और जो कैस्पेज होती है, कैस्पेज या तो बजाते खुद कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करती है, किसको? कैस्पेज 3 को। और जो कैस्पेज 3 है एपोप्टोसिस करवा देती है। कैस्पेज 3 क्या करवा देती है? इसको हम बना लें, सेल को एपोप्टोसिस की तरफ ले जाती है। एक तो ये पाथवे है। जो दूसरा पाथवे है वो ये है कि सेल को फर्ज करो इस स्टिमुलस के थ्रू डैमेज नहीं हुआ, बल्कि डैमेज हुआ
स्ट्रेस से, रेडिएशन से, किसी टॉक्सिन से, किसी बैक्टीरिया से, किसी केमिकल से। तो यहाँ पे जो डैमेज हम दिखा देते हैं, कलर किधर गया, कलर मैंने चेंज किया था। यहाँ पे जो सेल को डैमेज हुआ है, इट इज ड्यू टू सम रेडिएशन, केमिकल, फ्री रेडिकल, इवन स्ट्रेस, इवन ट्रॉमा, इवन किसी की वजह से भी हुआ। और ये इसने क्या चीज कर दी, डीएनए को डैमेज कर दिया। अब ये जो डीएनए डैमेज है ना, यहाँ से जब डायरेक्टली डीएनए डैमेज होगा तो फिर रोल आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का। ट्यूमर सप्रेसर जीन सबसे मशहूर कौन सी है हमारे पास, द सेवियर ऑफ द ह्यूमन जीनोम, क्या नाम है उसका, P53 भी कहते हैं, TP53 भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने नाम TP53। और इसकी जो म्यूटेशन होती है, इट रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन कैंसर्स। TP53 को एक्टिवेट कर देता है डीएनए डैमेज, और TP53 की जो रिस्पॉन्स आती है वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे आती है, बोलिए। यहाँ पे एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा दो किस्म की जीन्स हैं, एक ट्यूमर सप्रेसर भी हो सकती हैं, एक ट्यूमर प्रोमोटर्स भी हो सकती हैं। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं वो एपोप्टोटिक जीन्स हैं, जो एपोप्टोसिस करवाएगी वो ट्यूमर सप्रेसर होगी। जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है, जो सेल साइकिल को चलवाएगी, वो ट्यूमर प्रोमोटर जीन होगी या प्रोटोऑन को जीन होगी। समझ आइए मेरी बात। देखो कोई भी एक फैक्ट्री है ना, या कोई भी एक इंडस्ट्री है, वो कुछ अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। वो जब भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी एक चेक लाइन होती है, जहां पे चेक किया जाता है कि क्या हर प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होने जा रही है वो अप टू द मार्क भी है। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा हाउ इट्स मेड या फैक्ट्री मेड, इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। इवन वो लेज का पैकेट भी जो बनता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन से चेक किया जाता है कि इसमें चिप्स हैं भी सही, इवन वो खाली आ जाता है कई दफा। तो जो एपोप्टोटिक जीन्स होती है ना, वो सेल साइकिल को रोकती हैं और वो डीएनए को चेक करती हैं कि क्या ये सेल नॉर्मल है। अगर वो सेल नॉर्मल होता है तो उसे आगे जाने दिया जाता है कि भाई तुम ग्रो करके 2 में डिवाइड हो जाओ, माइटोसिस कर लो, तुम ठीक हो, तुम्हारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी ठीक होंगे। लेकिन अगर वो सेल खराब होगा तो ये TP53 कुछ ऐसी जीन्स को इंड्यूस करा देगी जो कि आपके सेल को एपोप्टोसिस की तरफ ले जाएगी। समझ आइए। इसलिए जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं वो एंटी एपोप्टोटिक होती हैं। समझ आई बात बेटा? हाँ जी सर, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंटी एपोप्टोटिक होती हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन यस एंटी एपोप्टोटिक होती है। ट्यूमर सप्रेसर है, उसका नाम ही यही है। और जो सेल साइकिल को आगे लेके जाती हैं वो होती है प्रोटोऑन्कोजीन्स। वो हमेशा चाह रही थी कि सेल साइकिल आगे चले, वो एबनॉर्मल सेल को भी सेल साइकिल में मूव करवा सकती हैं, तो वो प्रोटोऑन्कोजीन्स कहलवाती हैं। ठीक है ना। अब ये जब TP53 एक्टिवेट होगी तो ये 3-4 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इधर एक्टिवेट करवाती है, जिनमें से 3-4 के नाम हम इधर लिख देते हैं। बेड होता है BID, बैक्स होता है और बैड होती है जीन, बेड, बैक्स एंड BAD जीन। ये क्या करेंगी, ये कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करवाएंगी और कैस्पेज 9 एक्चुअली कैस्पेज 3 की तरफ ले जाएगा एंड अल्टीमेटली फिर वही हो जाएगा। ये किसको स्टिमुलेट सर जो आपने जीन्स लिखी है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ये TP53 के रिस्पांस में बनेंगे। कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देगा। ये ट्यूमर सप्रेसर है या प्रोटोन को है? तो यार ट्यूमर सप्रेसर है, ये एपोप्टोसिस करवा रही है अभी, इसीलिए तो मैंने डिस्कस बताया ना आपको। ये कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देंगे एंड अल्टीमेटली अगेन रिस्पांस क्या आ जाएगा, एपोप्टोसिस। सर आप तो कह रहे वो एंटी एपोप्टोटिक है, तो फिर वो क्यों एपोप्टोसिस की तरफ जा रही है? मैंने क्या बोला है, गलत तो नहीं बोला? देखो मेरी बात सुनो, सर आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना वो प्रो एपोप्टोटिक है, सॉरी ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रो एपोप्टोसिस होती है। वो सेल साइकिल को रोक के एबनॉर्मल सेल को एपोप्टोस करवा देती है, सिंपल। और जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होती हैं वो सेल साइकिल को रोकने नहीं देती और सेल साइकिल को कंटिन्यू करवाती रहती हैं, और डैमेज डीएनए, डैमेज सेल्स के चांसेस होते हैं कि वो आगे चला जाएगा। तो जो TP53 है बेसिकली ये एपोप्टोटिक जीन है और ये ट्यूमर सप्रेसर है। जो ऑपोजिट जीन्स होती हैं वो प्रोटोऑन्कोजीन्स कहलाती हैं और वो एंटी एपोप्टोटिक होती हैं। तो ये जो TP53 है ये एक ऐसी जीन है जिसने एपोप्टोसिस इंड्यूस करवा दी, और दोनों सूरतों में इस साइकिल के थ्रू
या इस साइकिल के थ्रू हमारे पास एंड रिजल्ट एपोप्टोसिस आ गया और ये एपोप्टोसिस का नॉर्मल पाथवे। इट इज सिंपल, इससे ज्यादा आप लोगों ने याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आप लोगों से कोई भी नहीं पूछेगा। अब जो यहाँ पे एक और आखिरी टॉपिक आता है वो एपोप्टोसिस के बाद, वो है सेलुलर एजिंग। इसके अंदर से सवाल निकलते हैं, वो क्या है सेलुलर एजिंग? व्हाट डू यू नो अबाउट सेलुलर एजिंग? एजिंग, हाउ डज द सेल्स एज? हाँ जी, कैसे एज करेंगे सेल? विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमें सबको पता है, आप लोगों ने जो गाड़ी ली थी आज से 10 साल पहले, क्या आज वो नई हालत में? ऑब्वियसली नो। जो चीज यूज होती रहती है वो खराब होती रहती है, वेयर एंड टेयर होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल्स में कुछ ऐसी चीजें आने लग जाती हैं जिसकी वजह से एजिंग होना शुरू हो जाती है। अब वो एजिंग कैसे कैसे होती है आप मुझे बताएं, थोड़ा सा तो बता दें। डिमिनिश्ड, सर आप लाइपोफ्यूजन के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, डिमिनिश्ड न्यूट्रिशन हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लाइपोफिशिन का भी थ्योरी है एक, वो मैं आखिर में थ्योरीज पे आऊंगा। न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, क्रोमोसोमल डैमेज या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। और क्या हो सकता है, न्यूक्लियाई में भी इरेगुलर, न्यूक्लियाई इरेगुलर हो सकते हैं। फोर्थ पे आप इसके अंदर लिख लें माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो सकता है। नंबर फिफ्थ पे आप डाल लें इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डैमेज हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखो सबने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, किसी ने एनर्जी बनानी है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स में बिकम डिरेंज्ड। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन खराब हो सकता है, गोल्जी अपरेटस में बिकम एबनॉर्मल। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लाइपोफस्चिन अक्युमुलेट होता है, ग्लाइकोसाइलेशन खराब हो जाती है प्रोटीन्स की, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस खराब हो जाती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल सी थ्योरी बात है। अब इसके अंदर थ्योरीज ऑफ सेलुलर एजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलुलर एजिंग की थ्योरीज, सबसे जो पहली थ्योरी है, किसी को नाम पता है किसी का? वो है हे फ्लिक फिनोमेना। हे फ्लिक फिनोमेनन, फिनोमेना। हे फ्लिक फिनोमेना कहता है कि देयर इज एन इंट्रिंसिक डबलिंग, देयर इज एन इंट्रिंसिक डबलिंग कैपेसिटी। हर सेल के अंदर अल्लाह ताला ने बाय बर्थ एक डबलिंग कैपेसिटी रख दी है कि इतनी ही दफा उसने मल्टीप्लाई होना है, और जब उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएंगी वो फर्दर माइटोसिस करके मल्टीप्लाई नहीं करेगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, एट्रोफी होगी सर, एपोप्टोसिस होगा। हो जाएगा। अब इसके अंदर इसने एक थ्योरी में उसने एक पॉइंट लिखा था कि जो न्यूनेट्स होते हैं ना, जो न्यूनेट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यूनेट्स के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये रॉबिन्स में एक स्टडी लिखी हुई है, उनकी जो डबलिंग होती है वो 65 टाइम्स होती है। और जो लोग एजेड हो जाते हैं, एल्डरली में, एजेड में फाइब्रोब्लास्ट की डबलिंग जो होती है वो कम होते होते 35 तक पहुंच जाती है। तो डबलिंग कैपेसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट एज करता है या पर्सन एज करता है, कोई भी इंसान एज करता है। दूसरी जो थ्योरी है वो बड़ी मजे की है, उसे कहते हैं टीलोमेर शॉर्टनिंग थ्योरी। टीलोमेर क्या होता है? व्हाट इज टीलोमेर शॉर्टन? टीलोमेर क्या होता है? अगर मैं अच्छा, ये क्या होता था, ये सेंट्रोमेर था और इसके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम लगे होते थे ना। तो हम यूं बना लेते हैं कि इसके ऊपर एक यूं करके था, एक
यूं करके था, ये थोड़ा सा डिसफिगर्ड सा बना पाएंगे हम, लेकिन बात समझने के लिए कि क्रोमोसोम जो होता था उसके अंदर 4 टीलोमेर्स होते थे और 1 सेंट्रोमेर होता था। ये जो लिम्स हैं क्रोमोसोम की, इन्हें हम टीलोमेर्स कहते होते थे, आप लोगों को बायोलॉजी भूल गई है बिल्कुल। तो होता पता है क्या है, वो कहता है ये इनको क्रोमेटिड्स नहीं कहते थे? क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं। टीलोमेर जो है ना, एक सिंगल आर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर। अब वो ये थ्योरी कहती है कि टीलोमेर की सरफेस के ऊपर ना एक छोटी सी जीन पड़ी होती है, जो फर्ज करो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये क्या है, एक छोटी सी जीन है, और ये जीन जब तक क्रोमोसोम की इस आर्म के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, ये क्रोमोसोम आगे मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, और इस थ्योरी के मुताबिक होता ये है कि विद एवरी माइटोसिस the length of the telomere shortens, और जब ये शॉर्टन होता जाएगा, एक वक्त क्या आएगा कि ये जीन जो है इसके ऊपर से हर इसके बाद एक छोटा हुआ, फिर एक छोटा हुआ, फिर लिम्ब और छोटा हुआ, करते करते एक टाइम आया कि ये जीन भी उड़ गई, और जब ये जीन उड़ जाएगी तो उसके बाद डबलिंग नहीं होगी। When the gene for doubling is lost, the cell will not replicate through mitosis. ये सेल बाद में माइटोसिस नहीं करेगा। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है, और इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है, जो यहाँ पे वो जो जीन है वो है TTA-GG सीक्वेंस। ये जो ब्लैक में हमने जीन रखी है, ब्लैक में जो जीन रखी है इसका क्या नाम है, TTA-GG। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, वो जब लूज होती है तो क्रोमोसोम उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं करता है, एंड अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इस सीक्वेंस का क्या नाम है, TTA-GG सीक्वेंस। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, और ये जब लूज हो जाती है तो टीलोमेर फर्दर शॉर्ट हो जाता है और ये ग्रो फिर नहीं करता। और इस स्टडी के अंदर एक बात आप लोगों को वैसे बता दूं कि जो एम्ब्रियोलॉजी में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जब बन रहे होते हैं, सेल्स जब ग्रो कर रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, तो फीटल टिश्यू के पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टीलोमरेज एंजाइम। कौन सा, बोलिए? टीलोमरेज एंजाइम, और वो शॉर्टन्ड लेंथ को रीग्रो करके पूरा कर देता होता है, इसीलिए वो एपोप्टोज नहीं करते और एज नहीं करते। वो हर दफा की डिवीजन के बाद जितना वो छोटा सा टुकड़ा कटता है उसको फिर रीग्रो कर देता है। ये हो गई एक थ्योरी। दो थ्योरी। तीसरी जो थ्योरी है वो बड़ी सिंपल सी है, सादा सी है, उसे कहते हैं क्लॉक जीन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, क्लॉक जीन थ्योरी। क्लॉक जीन थ्योरी कहती है कि देयर इज अ जीन, जो कि इन्होंने वर्म्स में और डिफरेंट एनिमल्स में स्टडी किया है, और उस जीन का नाम है CLK1। CLK1 जीन है जो कि डिफाइन करती है कि सेल ने कितनी माइटोसिस करनी है, डिफाइंस द नंबर ऑफ माइटोसिस। इट डिफाइंस, CLK1 जीन डिफाइंस द नंबर ऑफ माइटोसिस। और इसके अंदर भी जो थ्योरी वो एक रॉबिन्स ने लिखी हुई है, स्टडी लिखी हुई है कि कुछ वर्म्स के अंदर क्लॉक जीन को म्यूटेट कर दिया गया, तो पता चला उनकी एज जो थी नॉर्मल वर्म से कई गुना 50% टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, ये है जेनेटिकल थ्योरीज। फिर उसके बाद है वेयर एंड टेयर थ्योरीज। वेयर एंड टेयर थ्योरी बहुत सिंपल है, नाम से नजर आ रहा है। क्या होनी चाहिए वेयर एंड टेयर थ्योरी, वेयर एंड टेयर थ्योरी क्या होनी चाहिए, शाबाश। हाँ जी, कुछ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर लाइपोसक्शन एक्युमुलेट होता जाता है सेल्स के अंदर, लाइपोसक्शन एक्युमुलेट्स। और क्या होना चाहिए वेयर एंड टेयर में, सोचें, शाबाश। फ्री रेडिकल्स डैमेज करते रहते हैं, फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज होता है,
और तमाम वो चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, क्रोमोसोमल डैमेज होगा, न्यूक्लियर एब्नॉर्मैलिटीज होगी, इसकी वजह से जो है सेल दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। और इसके अंदर एक नाम शेफ्रॉन्स का भी आता है। शेफ्रॉन्स मैंने आपको कल परसों बताए थे। शेफ्रॉन्स क्या होते थे? हाँ जी, इस शेफ्रॉन्स का दूसरा नाम क्या था? कंफ्यूज ना होइएगा। हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन्स। आज डॉक्टर अनीका किधर है? ठीक है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स आ जाएंगे जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर कम की जा सकती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शेफ्रॉन्स का रोल भी लिमिट होता जाता है एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, और वो दोबारा रेप्लिकेट नहीं करेगा और सेल जो है वो एज कर जाएगा और मजीद उसके अंदर डिविजन्स पॉसिबल नहीं होंगे। सो ये टॉपिक्स हैं सारे इधर तक, और आई गेस इसके अंदर अब कोई और बड़ी चीज नहीं है।